वेलकम बैक डियर स्टूडेंट्स। डेमो क्लास 2 बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन जो चैप्टर नंबर 2 है हमारा, वो है आज का। और हम लोगों ने फर्स्ट चैप्टर पढ़ लिया था और फर्स्ट चैप्टर के जो क्वेश्चंस हैं वो जल्द ही मैं प्रैक्टिस करवा दूंगा। मैंने पीडीएफ बनने के लिए दी है, जैसे ही कंप्लीट हो जाएगी आप लोगों के क्वेश्चंस करा दिए जाएंगे। ठीक है, उसका भी एक वीडियो लेक्चर ही फॉर्मेट में मिल जाएगा और आपको उसकी पीडीएफ भी मिल जाएगी हमारे टेलीग्राम चैनल पर। तो टेलीग्राम चैनल जो है उस पर आप सर्च करिए मेडिको डैश ज्ञानेंद्र। ठीक है, तो वहाँ पर हमारा टेलीग्राम चैनल आपको मिल जाएगा। क्लियर। उसके अलावा अगर कोई भी ज़रूरत है, आपको किसी भी तरीके की जानकारी चाहिए, तो आप लोग 8887966456 पर हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, अभी ये डेमो क्लासेस हैं और आप लोगों को सब्सक्रिप्शन लेने के लिए, हमारी लाइव क्लासेस का सब्सक्रिप्शन लेने के लिए आप लोगों को क्या करना है, इस नंबर पर कॉन्टैक्ट करना है और हम आपको आगे की चीज़ें आपको बता देंगे। ठीक है, तो हम लोग चैप्टर 2 स्टार्ट करते हैं। तो चलिए चैप्टर 2 स्टार्ट किया जाए। ठीक है, सेकेंड चैप्टर जो है वो है बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन और इसमें हम लोग पढ़ेंगे टोटल 6 टॉपिक। कौन कौन से? किंगडम मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी, एनिमेलिया, वायरस, वायरोइड एंड लाइकेंस। ठीक है, तो इतने टॉपिक्स को हम लोग यहाँ पर डील करने वाले हैं। ठीक, तो बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन एक्चुअली क्यों किया जाता है, इसके बारे में हमने कल थोड़ा सा डिस्कशन किया था। किसी भी पढ़ाई को आसान करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, क्लासिफिकेशन करते हैं। ठीक, तो जो बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन है मतलब लिविंग्स का हम क्लासिफिकेशन करेंगे। जो डाइवर्सिटी है वो कल के लेक्चर में हमने बताया था, सॉरी बायोडाइवर्सिटी कहेंगे, है ना। तो जो बायोडाइवर्सिटी है वो कितनी है, 1.7 टू 1.8 मिलियन, 17 से 18 लाख जातियाँ इस धरती पर पाई जाती हैं और इतनी सारी स्पीसीज़ को पढ़ना एक साथ आसान नहीं है। तो इसलिए हम क्या करते हैं, क्लासिफिकेशन करते हैं। ठीक, अब हम लिविंग का क्लासिफिकेशन कर रहे हैं तो इसलिए नाम पड़ गया बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। इस चैप्टर का एनसीईआरटी ने नाम ही दे दिया है कि बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन करना है। ठीक, अगर हम अर्लियर साइंटिस्टों की बात करें, है ना, स्टार्टिंग में अगर बात करें कि जब शुरुआती साइंस थी बायोलॉजी की, तो उस टाइम पर किस तरीके से प्लांट्स को या एनिमल्स को क्लासीफाई किया गया था। तो ये चीज़ ध्यान रखना कि एरिस्टोटल जो थे वॉज द अर्लीस्ट टू अटेम्प्ट ए मोर साइंटिफिक बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन, है ना। तो जो अरस्तु थे, आप लोग जानते होंगे, एरिस्टोटल को ही अरस्तु कहा जाता है। हिंदी इंग्लिश मीडियम में कंफ्यूज मत होना। ठीक है, तो उन्होंने सबसे साइंटिफिक बेसिस पर क्लासिफिकेशन दिया था अगर अर्लीस्ट या शुरुआती दौर की बात की जाए। तो एरिस्टोटल ने मोर साइंटिफिक बेसिस फॉर क्लासिफिकेशन यूज किया। ठीक है, तो क्लासिफिकेशन का सबसे बेसिक और साइंटिफिक मेथड यूज किया था सबसे पहले एरिस्टोटल ने। तो ये आपके एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, तो सबसे पहले किसने यूज किया, एरिस्टो ने, एरिस्टोटल ने। ठीक है, इन्होंने क्या किया, सिंपली मॉर्फोलॉजिकल बेसिस पर प्लांट्स को और एनिमल्स को डिवाइड कर दिया। ठीक है, अगर प्लांट की बात की जाए तो प्लांट को इन्होंने 3 पार्ट्स में डिवाइड किया। प्लांट्स को इन्होंने क्या किया, 3 पार्ट्स में डिवाइड किया, ट्री, श्रब, सब लोग जानते होंगे, और हर्ब्स। ठीक है, तो ये डिवीजन जो है प्लांट को हम लोग कहते हैं कि ये भाई ट्री है, ये श्रब है, ये हर्ब है ना। ये सब सबसे पहले एरिस्टोटल ने ही समझाया था। ठीक है, एनिमल्स को इन्होंने डिवाइड किया 2 ग्रुप में। अगर हम एनिमल्स की बात करें तो एनिमल्स को इन्होंने 2 ग्रुप्स में डिवाइड किया और इसमें जो है बताया कि एक में होगा भाई रेड ब्लड और एक में रेड ब्लड नहीं होगा। ठीक है, जिनमें रेड ब्लड होगा उनको इन्होंने बताया इनेमा, मतलब एनिमल से। ठीक है, और जिनमें रेड ब्लड नहीं है उनको बताया एनेमा। ठीक है, तो ये चीज़ जो है एरिस्टोटल ने प्लांट और एनिमल के लिए यूज की। ठीक है, एनसीईआरटी में आई थिंक ये चीज़ नहीं लिखी है जो हमने बाद में बताई है, तो इसको आप लोग अलग से देख सकते हैं। क्लियर। तो रेड ब्लड और डिड नॉट रेड ब्लड, तो प्लांट को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया और एनिमल्स को 2 पार्ट में डिवाइड किया, रेड ब्लड बेसिस पर और नॉट रेड ब्लड बेसिस पर। क्लियर। इसके बाद जो लीनियस थे उन्होंने 2 किंगडम क्लासिफिकेशन दिया। लीनियस ने बताया कि जो प्लांट हैं उनको अलग कर देते हैं और एनिमल्स को अलग कर देते हैं। ठीक, प्लांट्स के लिए इन्होंने बताया प्लांटी किंगडम और एनिमल्स के लिए बताया इन्होंने एनिमेलिया किंगडम। ठीक है, लेकिन अब यहाँ पर आगे जो है इन किंगडम्स में, एनिमेलिया किंगडम में और प्लांटी किंगडम में प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म छूट गए।
ठीक है। तो इसके किस तरीके से आगे क्लासिफिकेशन हुए हैं और हायर क्लासिफिकेशन कैसे हुआ है, ये सब जानने के लिए हम लोग चलते हैं नेक्स्ट पेज पे। क्लियर? तो नेक्स्ट पेज पर चलते हैं। देखते हैं, ठीक है। तो टू किंगडम क्लासिफिकेशन किसने दिया? लिनियस ने। कल हमने बताया था लिनियस बहुत इंपॉर्टेंट साइंटिस्ट है ना। इसी तरीके से 5 किंगडम क्लासिफिकेशन आया, और जो 5 किंगडम क्लासिफिकेशन है ये दिया R.H. विटेकर। R.H. विटेकर, इनका नाम बहुत इंपॉर्टेंट है, 1969, ईयर भी बहुत इंपॉर्टेंट है ना। और मैंने कहा है हमारी क्लास में कि जितनी भी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं उनको मैं अंडरलाइन या फिर आपको लिख करके दे रहा हूँ, ठीक है, और उनको बहुत अच्छे से याद कर लेना। क्लियर? तो 5 किंगडम क्लासिफिकेशन दिया था R.H. विटेकर ने 1969 में, 1969 में, ठीक। इन्होंने क्या किया, जो ऑर्गेनिजम्स हैं इनको डिवाइड कर दिया 5 किंगडम्स में। पहला किंगडम इन्होंने ये बना दिया मोनेरा, ठीक। दूसरा किंगडम इन्होंने बना दिया प्रोटिस्टा। तीसरा किंगडम इन्होंने बना दिया फंजाई। चौथा किंगडम बना दिया प्लांटी। पांचवा किंगडम बना दिया एनिमेलिया, ठीक। अब कौन कौन से ऑर्गेनिज्म किसमें किसमें आते हैं ये देख लेते हैं। मोनेरा में आते हैं प्रोकैरियोट्स, ठीक। प्रोटिस्टा में आते हैं यूनिसेलुलर यूकैरियोट्स, ठीक। फंजाई में जितनी भी फंगस जानते हैं वो सब आ जाएंगी। प्लांटी में प्लांट्स आ जाएंगे, और एनिमेलिया में सारे के सारे एनिमल्स आ जाएंगे। समझ में आई बात? ठीक है। तो इनको जो है 5 किंगडम में इन्होंने डिवाइड कर दिया, इसीलिए R.H. विटेकर को बोला गया कि 5 किंगडम क्लासिफिकेशन इन्होंने दिया। क्लियर? इनका जो क्राइटेरिया था, मेन क्राइटेरिया फॉर क्लासिफिकेशन, ठीक, वो देख लेते हैं कौन कौन से इन्होंने क्राइटेरिया यूज किए, ठीक। तो जो पहला क्राइटेरिया है वो है इनका सेल स्ट्रक्चर, ठीक। दूसरा है बॉडी ऑर्गेनाइजेशन। तीसरा जो है इनका क्राइटेरिया वो है मोड ऑफ न्यूट्रिशन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मोड ऑफ न्यूट्रिशन। फिर चौथा है रिप्रोडक्शन, ठीक है। और जो पांचवा है वो है फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप। तो इसमें काफ़ी बातें आपको पता होंगी, लेकिन फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप क्या है ये जान लेते हैं। सेल स्ट्रक्चर, बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, मोड ऑफ न्यूट्रिशन, रिप्रोडक्शन, ये चारों बातें हमें पता है ना। देखो 5 किंगडम इन्होंने बनाए और 5 कैरेक्टर ले लिए, है ना। और फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप क्या है? फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप है इवोल्यूशनरी हिस्ट्री क्या है ऑर्गेनिज्म की, है ना। याद आया? इवोल्यूशनरी साइंटिस्ट थे अर्नेस्ट मायर, है ना। तो फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप, इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप क्या है किसी भी ऑर्गेनिज्म का अपने ग्रुप में, ये भी बेसिस इन्होंने लिया। क्लियर? तो इन सबके कंपेरेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स लिए और इन्होंने 5 किंगडम क्लासिफिकेशन तैयार कर दिया, ठीक। तो 5 किंगडम क्लासिफिकेशन को हम लोग थोड़ा सा समझ लेते हैं, ठीक। देखो एक टेबल बनी हुई है और इस टेबल से हम लोग समझते हैं। देखिए ये देखिए, ठीक। सेल टाइप कौन सी है, फिर सेल वॉल का कंपोजिशन क्या है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन क्या है, बॉडी ऑर्गेनाइजेशन क्या है, और मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या है, ठीक। तो जो सेल टाइप है, अगर मोनेरा में देखा जाए तो सारी प्रोकैरियोटिक सेल मिलेंगी आपको, ठीक है। मोनेरा में देखो प्रोकैरियोटिक सेल, प्रोटिस्टा में यूकैरियोटिक, फंजाई में यूकैरियोटिक, प्लांटी में यूकैरियोटिक, एनिमेलिया में यूकैरियोटिक। तो आपको करना क्या है, यहाँ पे इंपॉर्टेंट बात ये है कि आपको याद क्या करना है कि प्रोकैरियोटिक सेल जो है वो मोनेरा में ही पाई जाती है, बाकी जितने किंगडम है उन सभी में यूकैरियोटिक सेल मिलेगी आपको, ठीक। तो अलग से याद करने की जरूरत नहीं, केवल यह याद कर लो कि मोनेरा किंगडम जो रिप्रेजेंट करता है वो प्रोकैरियोटिक सेल्स को करता है। सेल वॉल की अगर हम बात करते हैं तो सेल वॉल जो है प्रोकैरियोटिक सेल या मोनेरा किंगडम में जो सेल वॉल पाई जाएगी वो नॉन सेलुलर्जिक होगी, पॉलीसैकेराइड प्लस अमीनो एसिड की बनी होगी। सेल वॉल है लेकिन सेलुलोज की नहीं है। प्रोटिस्टा में कुछ ऑर्गेनिज्म में सेल वॉल मिलेगी, फंजाई में होती है लेकिन काइटिन की होती है ना।
और प्लांटी में जो सेल वॉल है वो सेलुलोज की होती है, और एनिमेलिया में सेल वॉल नहीं होती है। तो आपसे अगर एग्जाम में पूछे कि इन विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिज्म सेल वॉल प्रेजेंट, है ना, तो मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी सभी में सेल वॉल है, ठीक, केवल एनिमेलिया में नहीं है। और अगर इस तरीके से पूछे क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग किंगडम हैविंग काइटिन सेल वॉल, तो आप मोनेरा नहीं बोलेंगे, प्रोटिस्टा नहीं बोलेंगे, प्लांटी नहीं बोलेंगे, क्या बोलेंगे, फंजाई बोलेंगे। समझ में आ गई बात, इस तरीके से, ठीक है। तो क्वेश्चन किस तरीके से पूछा गया, इस बात का ध्यान रखना है। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, पहले देखते हैं न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। मोनेरा में नहीं होगी इसीलिए तो वो प्रोकैरियोटिक है, बाकी सभी के अंदर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट होगी, ठीक है, सभी में प्रेजेंट है, क्योंकि बाकी सारी सेल्स यूकैरियोटिक सेल्स होती हैं। बॉडी ऑर्गेनाइजेशन में अगर देखें तो मोनेरा में सेल है, प्रोटिस्टा में केवल सेल है, फंजाई में मल्टी सेलुलर या लूज टिश्यू होता है, ये याद कर लेना है, लूज टिश्यू, ठीक, यहीं से क्वेश्चन आएगा, ज़्यादातर एग्जाम में यहीं से क्वेश्चन आता है। प्लांटी में टिश्यू और ऑर्गन होते हैं, एनिमेलिया में टिश्यू भी मिलेंगे, ऑर्गन भी मिलेंगे और ऑर्गन सिस्टम मिलेंगे। क्लियर, तो ये हो गया बॉडी ऑर्गेनाइजेशन। मोड ऑफ न्यूट्रिशन, तो मोड ऑफ न्यूट्रिशन जो है वो देख लेते हैं। ऑटोट्रोपिक, कीमोसिंथेटिक, फोटोसिंथेटिक, हेटेरोट्रोपिक, सेप्रोट्रोपिक, पैरासिटिक, सब तरीके का खाने के लिए व्यवस्था है इनके पास, मोनेरा वालों के पास। तो सबसे डाइवर्सिफाइड फीडिंग सिस्टम जो है, न्यूट्रिशन सिस्टम जो है, वो किसके पास है, मोनेरा के पास है। प्रोटिस्टा ऑटोट्रोपिक, फोटोसिंथेटिक और हेटेरोट्रोपिक मिलेगा आपको। फंजाई में हेटेरोट्रोपिक ही मिलेगा, जैसे सेप्रोफिटिक या फिर पैरासिटिक आपको फंजाई मिलेंगी। प्लांटी की अगर हम लोग बात करते हैं तो ऑटोट्रोफिक फोटोसिंथेसिस होती है, सभी को पता है कि प्लांट अपना खाना खुद ही बना लेते हैं। और एनिमेलिया किंगडम जो है, इसके अंदर जो न्यूट्रिशन का मोड है वो है हेटेरोट्रोपिक, वो भी होलोजोइक या फिर सेप्रोफिटिक। तो ये सब क्या है, इन सबको हम लोग आगे सीखेंगे। क्लियर, तो इतनी बात समझ में आई। इस चार्ट को एक बार जरा फिर से हम लोग पढ़ लेते हैं। सेल वॉल का टाइप देखा जाए तो प्रोकैरियोटिक सेल मोनेरा में है, सेल वॉल की बात की जाए तो एनिमेलिया में नहीं है। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन की अगर बात की जाए तो मोनेरा में नहीं है ना। बॉडी ऑर्गेनाइजेशन अगर देखा जाए तो मोनेरा में सेलुलर लेवल का है, प्रोटिस्टा में भी सेलुलर लेवल का है, फिर मल्टी सेलुलर, फिर टिश्यू और फिर ऑर्गन सिस्टम, ठीक। मोड ऑफ न्यूट्रिशन देखा जाए तो सबसे ज़्यादा वेरिएबिलिटी किस में है, मोड ऑफ न्यूट्रिशन में सबसे ज़्यादा वेरिएबिलिटी आपको मिलेगी मोनेरा में। इस पर क्वेश्चन भी पूछा जाता है ना। सबसे ज़्यादा डाइवर्सिफाइड मोड ऑफ न्यूट्रिशन कहाँ है, मोनेरा में है। आगे हम लोग पढ़ेंगे भी, चलिए आगे देखते हैं। ओके, इसके बाद 5 किंगडम क्लासिफिकेशन हो गया, 6 किंगडम क्लासिफिकेशन भी आया, 6 किंगडम क्लासिफिकेशन भी आया। ये दिया था कार्ल बूज ने, आप लोग याद कर लीजिएगा, ये कई बार पूछ लेता है। 6 किंगडम किसने दिया, कार्ल बूज ने। आई थिंक ये चीज़ यहाँ पे लिखी नहीं है, लेकिन मैं बता दे रहा हूँ और आप लोग याद करें, ठीक है। इन्होंने क्या किया कि 3 डोमेन बना दिए, है ना। जो प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स थे, जितने भी 5 किंगडम थे, उन सभी में 3 डोमेन बना दिए। कौन कौन से, किंगडम मोनेरा इनटू 2 डोमेन। मोनेरा किंगडम को इन्होंने 2 डोमेन में चेंज कर दिया, ठीक है। बाकी सबको यूकैरियोटिक किंगडम में रखा, ठीक है, और उसका जो डोमेन है उसको यूकैरिया बोल दिया, ठीक है। तो इसको जरा हम लोग अलग से समझ लेते हैं, ठीक। तो जो मोनेरा थे, इनको 2 टाइप के बैक्टीरिया में बांट दिया, ठीक है, ठीक। एक आर्की बैक्टीरिया और दूसरे यू बैक्टीरिया, ठीक। और बाकी सभी को किस में चेंज कर दिया, यू कैरिया में, ठीक है। तो ये चीज़ इसमें लिखी नहीं है, लेकिन आप लोग इस तरीके से समझ लें। हालांकि बहुत ज़्यादा डिटेल में आपसे क्वेश्चन नहीं पूछेगा, बस 3 डोमेन सिस्टम किस में था, 6 किंगडम क्लासिफिकेशन के लिए था, ठीक है। तो इस तरीके से टोटल किंगडम कितने हो गए, 6 हो गए। ये कार्ल बूज साहब ने समझाया था। क्लियर। अब 5 किंगडम क्लासिफिकेशन के अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो जो प्रोटिस्टा है ना, किंगडम प्रोटिस्टा, तो इसकी कोई भी बाउंड्री डिफाइन नहीं है। प्रोटिस्टा किंगडम की नो वेल डिफाइंड बाउंड्री, ठीक है। यहाँ पर कोई भी बाउंडेशन नहीं है प्रोटिस्टा में। यहाँ पर क्या है, कोई भी अगर सिंगल सेलुलर यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म है तो प्रोटिस्टा किंगडम में आ सकता है, ठीक है। चाहे वो प्लांट का हो, चाहे वो फंगस का हो, और चाहे वो एनिमल का हो, ठीक है। समझ में आई बात। तो एनिमेलिया के शो कर रहा है कैरेक्टर तो भी प्रोटिस्टा में आ सकता है, प्लांटी के अगर शो कर रहा है तो भी वो इस किंगडम में आ सकता है प्रोटिस्टा में, और चाहे फंगल कैरेक्टर शो कर रहा है तब भी वो
प्रोटिस्टा किंगडम में आ सकता है। तो इसकी कोई भी बाउंड्री डिफाइंड नहीं है। ठीक, तो ये एक एग्जाम में क्वेश्चन आपसे इंपॉर्टेंट है जो कि पूछा जा सकता है। मतलब ये ध्यान रखो कि जितने भी सिंगल सेलर ऑर्गेनिजम्स हैं यूकैरियोटिक, वो सबके सब कहाँ रखे जाएंगे? किंगडम प्रोटिस्टा। क्लियर? तो आप लोग याद रखिएगा। और ये एक यूकैरियोटिक किंगडम है, ये इंपॉर्टेंट है। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पेज पर। ठीक, तो एक एक करके हम लोग सभी किंगडम्स के बारे में पढ़ेंगे। बाकी चीज़ें जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है वो सब हम बताते रहेंगे और क्वेश्चंस आपके सॉल्व कराते रहेंगे। ठीक है, चलिए किंगडम मोनेरा, पहला किंगडम जो है वो हम देखते हैं मोनेरा। ठीक है, तो बैक्टीरिया जो है यहाँ पर वो सोल मेंबर ऑफ द किंगडम मोनेरा है। ये पहला पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है इसका, एग्जाम में सीधा क्वेश्चन आता है सोल मेंबर ऑफ द किंगडम मोनेरा, तो वो क्या हो जाएंगे? बैक्टीरिया हो जाएंगे। ठीक है, तो बैक्टीरिया यहाँ के सोल मेंबर हैं। अगर बैक्टीरिया नहीं है तो मोनेरा किंगडम का कोई मतलब नहीं है। मोस्ट अबंडेंट माइक्रो ऑर्गेनिज्म, क्यों? क्योंकि ये क्या है? मोस्ट अबंडेंट माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, ये भी एग्जाम में पूछा जाता है। सबसे ज़्यादा माइक्रोब्स जो हैं उस धरती पे बैक्टीरिया ही पाए जाते हैं। बैक्टीरिया अकर्स ऑलमोस्ट एवरीवेयर, जो बैक्टीरिया है वो हर जगह पाए जाते हैं। हंड्रेड्स ऑफ बैक्टीरिया प्रेजेंट इन ए हैंडफुल ऑफ सॉइल, एक मुट्ठी अगर आप मिट्टी लें तो उसके अंदर सैकड़ों बैक्टीरिया मिल जाएंगे आपको। ठीक है, दे ऑल्सो लाइव इन एक्सट्रीम हैबिटाट्स सच एज हॉट स्प्रिंग्स, डेजर्ट्स, स्नोज, डीप ओशियन सी, है ना, वेयर वेरी फ्यू अदर लाइफ फॉर्म्स कैन सर्वाइव। ठीक है, तो जो बैक्टीरिया हैं वो बहुत ज़्यादा लाइफ स्टाइल में वेरी करते हैं, वो कहीं भी ग्रो कर सकते हैं, चाहे गर्म पानी के झरने हो, है ना, चाहे डीप ओशियन सी हो, डेजर्ट हो, है ना, या कोई बहुत ठंडी जगह है, या साल्टी एरिया है, मार्सी लैंड है, कहीं भी हर जगह ग्रो कर सकते हैं मोनेरा किंगडम के मेंबर, है ना। मेनी ऑफ देम लाइव इन और ऑन द ऑर्गेनिज्म एज पैरासाइट, और कितने सारे ऑर्गेनिज्म हैं मोनेरा किंगडम के जो बॉडी के अंदर किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म के या उसके ऊपर पाए जाते हैं एज अ पैरासाइट। ठीक, बैक्टीरिया आर ग्रुप्ड अंडर 4 कैटेगरीज बेस्ड ऑन देयर शेप, स्फेरिकल अगर हम कहते हैं तो कोकाई या कोकस, रॉड शेप्ड बैक्टीरिया जो होते हैं उन्हें हम बैसिलस कहते हैं, कॉमा शेप्ड बैक्टीरिया जो होते हैं वो विब्रियम होते हैं, इन्हें हम विब्रियो कहते हैं, और स्पाइरल बैक्टीरिया जो होते हैं उन्हें स्पाइरलम या स्पाइरल बैक्टीरिया कहा जाता है, स्पाइरला कहा जाता है। ठीक है, तो बैक्टीरिया को देख लेते हैं। बैक्टीरिया जो है सोल मेंबर हैं भाई, तो इनको अच्छे से हम लोग याद करेंगे, सोल मेंबर ऑफ मोनेरा। ठीक, सोल मेंबर्स ऑफ मोनेरा सबसे ज़्यादा इस धरती पर पाए जाने वाले ऑर्गेनिज्म हैं, इनकी संख्या सबसे ज़्यादा है। जो बैक्टीरिया हैं बेसिकली 4 तरीके के हैं। एक है कोकस, ठीक है, तो जो कोकस है इन्हें प्लूरल में हम लोग कोकाई कहते हैं, प्लूरल में। ठीक है, और ये होंगे आपको रॉड की तरीके से मिलेंगे। जो दूसरे बैक्टीरिया हैं, एग्जाम्पल इसमें ले लो, सॉरी यहाँ पे गलत हो गया। ठीक, जो कोकाई होंगे वो स्फेरिकल होंगे, है ना, गोल होंगे। ठीक है, दूसरा बैसिलस। ठीक, तो जो बैसिलस बैक्टीरिया होते हैं ये कैसे होंगे? रॉड के होंगे, रॉड की तरीके से होंगे। ठीक है, वो प्लूरल में क्या कहेंगे? बैसिलाई कहेंगे। ठीक है, बैसिलाई, बैसिलाई इन प्लूरल। क्लियर? बैसिलस। ओके, इसी तरीके से जो तीसरे टाइप का बैक्टीरिया है वो क्या होगा? विब्रियम होगा। ठीक है, और विब्रियो इन प्लूरल। ठीक, और ये कैसा होगा? कॉमा शेप्ड। ठीक है, इस तरीके का। क्लियर? और डायग्राम अभी हम दिखा देंगे। और जो चौथे टाइप का बैक्टीरिया होगा वो कैसा होगा? स्पाइरलम, और प्लूरल में क्या कहेंगे? स्पाइरिला। ठीक है, और ये कैसा होगा? स्पाइरल होगा, जैसे इस तरीके से फीते की तरीके का, है ना। तो कोकाई ये वाले बैक्टीरिया है, बैसिलाई देखो रॉड की तरीके से है, स्पाइरिला जो है वो इस तरीके से स्पाइरल है, और विब्रियो देखो कॉमा शेप्ड है। ठीक, तो इस तरीके के बैक्टीरिया हम लोग मोनेरा किंगडम में देखते हैं। 4 तरीके के बैक्टीरिया है ना, और एक एक करके हम लोग सभी को डिटेल में पढ़ेंगे। चलते हैं नेक्स्ट पेज पर। ओके, बैक्टीरियल स्ट्रक्चर जो है बहुत सिंपल है, लेकिन इनका जो बिहेवियर है वो बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है। यहाँ पर अगर आप लोग पढ़ेंगे तो देखेंगे। ठीक, कंपेयर टू मेनी अदर ऑर्गेनिज्म, है ना, अदर ऑर्गेनिज्म से इनका जो बिहेवियर है वो बहुत ही कॉम्प्लेक्स है, ज़्यादा जटिल है।
बैक्टीरिया एज अ ग्रुप शोज मोस्ट एक्सटेंसिव मेटाबॉलिक डाइवर्सिटी। इनकी जो मेटाबॉलिक डाइवर्सिटी है वो बहुत ही ज़्यादा डिफरेंट है, एक्सटेंसिव है। सम ऑफ द बैक्टीरिया आर ऑटोट्रॉपिक। कुछ बैक्टीरिया ऑटोट्रॉपिक हैं, अपना खाना खुद ही बना लेते हैं, है ना, अपना खाना खुद ही बना लेते हैं इनऑर्गेनिक सब्सट्रेट से, है ना। कुछ होते हैं जो फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रॉपिक होते हैं या फिर कीमोसिंथेटिक ऑटोट्रॉपिक होते हैं। ज़्यादातर अगर बैक्टीरिया हम लोग देखते हैं तो वो हेट्रोट्रॉपिक होते हैं, मतलब हेट्रोट्रॉपिक होते हैं। वास्ट मेजॉरिटी ऑफ बैक्टीरिया हेट्रोट्रॉपिक, मतलब अपना खाना दूसरे से ऑब्टेन करते हैं, है ना। डेड डिकेइंग मैटर जो होता है, कोई भी ऑर्गेनिक फूड मटेरियल है उसके ऊपर ग्रो कर जाते हैं। ओके, चलते हैं यू बैक्टीरिया, सॉरी आर्की बैक्टीरिया। अगर हम आर्की बैक्टीरिया की बात करते हैं, ये स्पेशल टाइप के बैक्टीरिया हैं, हार्श कंडीशन में पाए जाते हैं, है ना। तो जो आर्की बैक्टीरिया हैं वो बहुत ही हार्श हैबिटाट में पाए जाते हैं। साल्टी एरिया में मिलेंगे आपको, हॉट स्प्रिंग्स में मिलेंगे, मार्शी एरिया में मिलेंगे, है ना। तो आर्की बैक्टीरिया जो होते हैं वो दूसरे बैक्टीरिया से सेल वॉल के स्ट्रक्चर से और उनके फीचर से अलग हो जाते हैं, क्योंकि इनका सर्वाइवल बहुत एक्सट्रीम है ना। इनकी कंडीशन जो है रहने की, खाने की, वो सब अलग है। मिथेनोजेंस जो होते हैं वो वहाँ पर पाए जाते हैं जहाँ मिथेन प्रोडक्शन हो रहा होता है, और ये कहाँ होता है, गट ऑफ सेवरल रूमिनेंट एनिमल्स, है ना, जैसे काऊ हो गया है और बफेलो हो गई। क्लियर। तो काऊ और बफेलो में ये एनिमल्स के अंदर पाए जाते हैं मिथेनोजेंस, है ना। तो ये ऐसे बैक्टीरिया हैं और प्रोडक्शन करते हैं मीथेन गैस का, और मीथेन गैस को हम लोग कहते हैं बायोगैस। समझ में आ गई बात, चलते हैं आगे। ठीक, तो बैक्टीरिया जो होते हैं वो भाई फोटोसिंथेटिक होते हैं, ऑटोट्रॉपिक होते हैं, फोटोसिंथेटिक हो गए तो ऑटोट्रॉपिक हो जाएंगे, कीमोसिंथेटिक होते हैं, ठीक, कीमोसिंथेटिक होते हैं, और हेट्रोट्रॉपिक होते हैं, ठीक। इसके अलावा जो आर्की बैक्टीरिया है ये हार्श कंडीशन में रहना पसंद करते हैं, हार्श कंडीशन, ठीक। तो हार्श कंडीशन क्या क्या हो सकती हैं, है ना, जिनका हैबिटाट बहुत ही ज़्यादा नॉर्मल ना हो, बहुत ही ज़्यादा एबनॉर्मल हैबिटाट में रहते हैं। जैसे कि साल्टी एरिया में देखा जाए, जो साल्टी बैक्टीरिया होते हैं तो इन्हें हम कहते हैं हैलोफाइल्स, ठीक है। अगर हॉट स्प्रिंग की बात की जाए तो ये कहाँ पाए जाएंगे, इनका नाम क्या है, थर्मोकोकस टाइप के बैक्टीरिया, ठीक है। थर्मोस्टेबल होते हैं, आगे काम भी आएंगे। अगर हम मार्शी बैक्टीरिया की बात करें तो ये हो जाएंगे मिथेनोजेंस, और गट ऑफ रूमिनेंट्स में पाए जाते हैं। क्लियर, इतनी बात समझ में आ गई। तो इसके आगे हम लोग पढ़ेंगे कल, और यहाँ से स्टार्ट करेंगे यू बैक्टीरिया से, ठीक। और किसी भी तरीके का किसी को भी डाउट है तो वो हमसे पूछ सकता है, ठीक है, कमेंट करके। ओके, और आप लोगों की जो लाइव क्लासेस हैं, हमारी लाइव क्लासेस से जुड़ने के लिए आप लोग फटाफट हमें कॉन्टेक्ट कीजिए। ओके, और अपने एग्जाम से रिलेटेड कोई भी जानकारी चाहिए तो उसको भी पूछ लीजिए, ठीक। हर 15 डे पे हम लोग टेस्ट रखा करेंगे आप लोगों का, जिसमें आप लोग अपनी प्रोग्रेस को चेक कर सकते हैं, ठीक है, कि हमने कितना तैयार किया और हमारे कितना समझ में आया, ठीक है। इसके बाद हम मेजर टेस्ट सीरीज चलाएंगे जो कि हमारे टेलीग्राम चैनल पे रहेगी। टेलीग्राम चैनल का लिंक मैं आप लोगों को शेयर कर दूंगा इसी वीडियो में, ठीक है। तो जो मेजर टेस्ट होंगे वो टेलीग्राम चैनल पे होंगे और वो पेड होंगे, ठीक है। सारी जानकारी आप लोग हमसे कांटेक्ट कीजिए, हम आप लोगों को दे देंगे, ठीक। तो बीएससी नर्सिंग की जितनी भी तैयारी है ऑल ओवर इंडिया, कोई भी जुड़ सकता है बीएससी नर्सिंग की, ठीक है, स्पेशली। उसके बाद आप लोग नीट में, अगर आप लोगों को अच्छा लग रहा है कि सही से पढ़ाया जा रहा है तो आप लोग नीट वाले भी पढ़ सकते हैं, ठीक है, वेटनरी वाले भी पढ़ सकते हैं, नीट वाले भी पढ़ सकते हैं, जितने भी मेडिकल से रिलेटेड एग्जाम्स है ऑल ओवर इंडिया कोई भी पढ़ सकता है, ठीक। तो सभी लोग इंस्टॉल कीजिए हमारा ऐप ज्ञानेंद्र पैरामेडिक्स, ठीक। तो वहाँ पे आप लोगों को वीडियो भी मिलेगा और ये पीडीएफ भी आप लोगों को मिल जाएगी, ठीक है। तो आप लोग फटाफट हमसे कांटेक्ट कीजिए, किसी भी तरीके का कोई भी कंफ्यूजन हो तो आप लोग हमसे पूछ सकते हैं। विश यू ऑल द बेस्ट स्टूडेंट्स, थैंक यू।